जी कैफेट आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 2। कल के लेक्चर में ओरिएंटेशन थी हमारी, हमने प्लानिंग शेयर की कि किस तरीके से हम पूरे सेशन में इस सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। आपने घर जाके जो पेज मैंने माइंड मैप दिया था कल के लेक्चर का, वो आपने घर जाके देखा है? ठीक है, हाँ जी, घर जाके देखा होगा, आपने कुछ पढ़ा होगा। चलिए ठीक है। अच्छा, अब उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ये सेशन होगा, इसमें सिर्फ हम बेसिक जो फीचर्स होते हैं एक क्लास के या टीचिंग के, सिर्फ वो यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि कुछ एडवांस फीचर्स को भी यूज़ करेंगे। यानी सिर्फ हमारे वीडियो लेक्चर्स नहीं होंगे, सिर्फ नोट्स वगैरह नहीं होंगे, बल्कि हम कुछ एडिशनल प्रीमियम रिसोर्सेज भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें से एक रिसोर्स था मेंटीमीटर का, शायद कल आपने नाम सुना हो मेरे मुंह से। हाँ जी, ये बेसिकली है क्या, इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ये है एक छोटा सा टेस्टिंग सिस्टम जिसमें इमीडिएटली आपके कंसेप्ट्स टेस्ट हो जाते हैं। इससे टीचर को भी अंदाजा हो जाता है कि मैंने पूरे 1 घंटे में जो कुछ बच्चों को पढ़ाया है, बच्चे उसमें से कौन कौन सा कंसेप्ट सीख पाए हैं। इसका पूरा बैकएंड पे ना स्टैटिस्टिक्स मेंटेन हो रही होती है, जो आपके साथ डेफिनेटली कुछ शेयर की जाएगी, कुछ शेयर नहीं की जाएगी। वो फिर मैं घर जाके देख लूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, किन क्वेश्चन में परफॉर्मेंस वीक थी। कल के लेक्चर के स्टार्ट में या फिर किसी जगह पे मैं उन कंसेप्ट को जो वीक थे उनको हम रिवाइज कर लेंगे। ये एक तरह से आपका फीडबैक जो है वो पहुंच जाता है, और आपकी भी टेस्टिंग हो जाती है कि आपने क्लास में बैठ के जितने भी अहम कंसेप्ट्स थे, मेन कंसेप्ट्स थे, उनको सीख लिया कि नहीं सीख लिया। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या होगा ये सुन लीजिए। पहली चीज, ये क्लास में ही आपका क्विज हुआ करेगा, और हम कोशिश करेंगे डेली क्लास के एंड पे ये क्विज हुआ करे। अच्छा, ये क्विज फिलहाल ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये क्विज सिर्फ लाइव सेशन में ही कंडक्ट किया जा सकता है। यानी अभी अगर कंडक्ट हो रहा है, अगर आप इसी सिस्टम को 2 या 3 दिन के बाद यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन वालों के लिए बाद में मैं इसको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों के लिए ये ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी इस सिस्टम को नोट कर लें, इसमें जो कंसेप्ट डिस्कस होंगे उनको सीख लें, ताकि बाद में जब उनके लिए अवेलेबल किया जाए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इसको यूज करने में। इसको यूज कैसे करना है सुन। इसके लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, एक स्मार्टफोन होना चाहिए और दूसरा इंटरनेट का पैकेज होना चाहिए कोई ना कोई। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इस वक्त ये दोनों चीजें मौजूद हैं? दोनों चीजें मौजूद है, चलिए ठीक है। और हाइब्रिड में भी जिन स्टूडेंट्स के पास ये दोनों चीजें मौजूद हैं वो अब स्मार्टफोन अपने, अब मोबाइल अपने सामने रखें। ठीक है, अब ये मोबाइल का हम अच्छा इस्तेमाल करने जा रहे हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ना क्लास में मोबाइल नहीं इस्तेमाल करना, लेकिन ये उसकी एक एक्सेप्शन है। ठीक है, अब आप मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। करना क्या है आपने जी, मोबाइल अपने सामने रखिए, मोबाइल अपने सामने रखिए और एक्सप्लोरर पे जाइए, क्रोम पे जाइए और उस पे लिखिए menti.com, MENTI, menti.com। ये ऊपर लिखा हुआ है, गो टू www.menti.com। आपके सामने एक बॉक्स आएगा, उसमें आपसे पूछेगा कि नंबर, इसमें कोई कोड एंटर कीजिए। आपने उसमें जो कोड एंटर करना है वो ये लिखा हुआ है 36178959। ये कोड एंटर कीजिए। ठीक है, ये एक तरह से आपकी ना डेमो एक्सरसाइज है, सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है सिस्टम के साथ जी। जब आप इस कोड को एंटर कर लेंगे तो आपके सामने ये अल्फाज लिखेंगे, लेआउट ये नहीं होगा लेकिन ये अल्फाज लिखे नजर आएंगे। अगर आपके सामने ये कैफेट ऑडिट एंड एश्योरेंस बाय मोहम्मद आसिफ क्विज ओरिएंटेशन लेक्चर ये लिखा नजर आ रहा है तो इसका मतलब है आप सही जगह पे पहुंच गए। क्लास में कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस लेआउट पे पहुंच गए? चलिए ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करना क्या है, इसमें 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपने उनका आंसर देना है। ठीक है, जैसे कुछ रूल्स आपके साथ इसके शेयर कर देता हूं। ये स्टेप आपने कर लिया हुआ है, ठीक है, menti.com पे आप आ गए और आपने कोड को भी एंटर कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट, इसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस कमोबेश 10 हुआ करेंगे, यानी कभी 8 हो सकता है, कभी 8 हो, कभी हो सकता है 12, और तकरीबन 10 क्वेश्चंस हुआ करेंगे।
आपने क्वेश्चंस का आंसर करना है। इसमें मार्क्स होंगे दो चीजों के, यानी आपके जो मार्क्स कैलकुलेट किए जाएंगे वो दो चीजों के होंगे। एक ये कि आपका आंसर करेक्ट था कि नहीं, और दूसरा आपका आंसर क्विक था कि नहीं। यानी अगर क्लास के आंसर्स करेक्ट हुए तो स्टिल सिस्टम रैंकिंग करेगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की। किस बेस पे रैंकिंग करेगा? इस बेस के किसने जल्दी आंसर दिया। फिर नेक्स्ट, जो जितना जल्दी आंसर देगा, टाइम होगा 30 सेकंड्स होंगे तकरीबन हर क्वेश्चन, आपने 30 सेकंड करना होगा। जो 5 सेकंड में आंसर कर देगा उसके मार्क्स ज्यादा होंगे, जो 20 सेकंड में आंसर करेगा उसके मार्क्स कम होंगे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आएगा, 5 सेकंड आपको क्वेश्चन को रीड करने के लिए भी मिलेंगे। फिर आपके सामने ऑप्शंस आएंगी, 2, 3, 4, 5 जितनी भी ऑप्शंस हमने क्वेश्चन में बिल्ड किए हैं, ऑप्शंस आएंगी। आपने पढ़ के करेक्ट ऑप्शन को क्लिक करना होगा, टिक करना होगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। जब क्विज एंड होगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली जो टॉप 10 स्टूडेंट्स हैं उनको हमारे सामने डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। अच्छा, आपने इसमें दरमियान में एक जगह पे ना, क्विज के स्टार्ट में आपसे अपना नाम पूछेगा, आपका नाम पूछेगा, जो भी आपने सिस्टम में पार्टिसिपेशन के लिए एंटर करना है। आपने उसमें अपना आईडी एंटर कीजिए, कोशिश कीजिए कि अपना जो आईडी है, जो भी आपको आपका CRN नंबर वगैरह, जी बिल्कुल, उसको एंटर कीजिए। जी, सिस्टम समझ गए आप? अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को हम यूज कर रहे हैं और आपको पता है ये डिपेंडेंट है इंटरनेट के ऊपर, तो सम टाइम इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा होने की वजह से हो सकता है आपका रिस्पॉन्स डिले हो। तो यहाँ हो सकता है कोई आप थोड़ा आंसर का आप क्लिक तो करें, लेकिन 30 सेकंड गुजर जाएं, टाइमली बेसिस के ऊपर वो आप उसको अपना आंसर जो है सबमिट ना करवा सके। अगर ऐसा होता है, आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, सबमिट नहीं होता, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि असल मकसद इस क्विज का है लर्निंग और करना कि आपने चीजें सीख ली है कि नहीं सीख ली। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन अगर स्किप हो जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्ट करें जी। चलिए, एहतियातन मैं अपने वाला नेट कनेक्ट कर लेता हूं। ऐसे सिग्नल तो ठीक आ रहे हैं। नहीं, वाईफाई अपना अपना भाई। जी, तो सिस्टम के मुताबिक इस वक्त हमारे पास 96 पार्टिसिपेंट्स हैं। भाई हाइब्रिड में देखिएगा, हाइब्रिड के स्टूडेंट्स को समझ आ गया सिस्टम, और क्या वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जरा पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें जी, तैयार है? चलिए, पहला क्वेश्चन, ये सिर्फ डेमो है, ठीक है, इसमें प्राइज नहीं मिलेगा आपको। जी, क्वालिफिकेशन क्या आपके टीचर की? कल हमने डिस्कस किया था ना ओरिएंटेशन में इस बात को। जी, कैफ क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या CA फाइनलिस्ट है जी, या मैट्रिक पास? वैसे मैट्रिक पास मैं हूं जी। अच्छा, आपने अपनी ऑप्शन सबमिट करवा दी है ना, उसने बता दिया कि ऑप्शन सबमिट करवा दी। अब जब टाइम अप होगा ना, इसके बाद आपके सामने आपका रिजल्ट, मर्जी है आपकी, ये हाल है। अच्छा देखिएगा, रिजल्ट आएगा दो तरह से। एक रिजल्ट आएगा आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, एक रिजल्ट आएगा आपके सामने प्रोजेक्टर की स्क्रीन पे। दोनों में लेकिन आपके मोबाइल की स्क्रीन पे जो रिजल्ट है वो सिर्फ आपका है, यानी आपने जो आंसर दिया है इंडिविजुअल, वो सही है कि गलत, और जो सामने रिजल्ट है वो कलेक्टिवली पूरी क्लास का है। तो इसलिए आप बेफिक्र होके, कॉन्फिडेंट होके, पूरे एतमाद के साथ जितनी मर्जी गलतियां कर ले,
कोई क्लास में दूसरे, इवन मैं भी नहीं जान सकता कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे ये कैफ क्वालिफाइड किया। मैं भी नहीं जान सकता, ठीक है। तो भाई जब मैं कैफ क्वालिफाइड तो हूं वैसे, लेकिन ये पार्शली करेक्ट है। हाँ जी, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, रेडी है जी? चलिए, ऑडिट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अकाउंटिंग? क्या फर्क है? पहली ऑप्शन, इन ऑडिट कैलकुलेटर इज नॉट यूज्ड, इन अकाउंटिंग वी यूज कैलकुलेटर। क्या ये फर्क है? ऑडिट इन्वॉल्व जजमेंट, ठीक है, आंसर डिपेंड्स ऑन जजमेंट, ठीक है। फिर देयर आर स्टैंडर्ड्स फॉर अकाउंटिंग बट नॉट फॉर ऑडिटिंग। जी नहीं, याद रखिए, अकाउंटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं, ऑडिटिंग के भी स्टैंडर्ड्स हैं। कैलकुलेटर काउंटिंग के पेपर में भी आपने लेके जाना है, ऑडिट के पेपर में भी लेके जाना है। ऑडिट के पेपर में भी कैलकुलेशन यूज होती हैं, किस पर्पस के लिए होंगी वो बाद में बताऊंगा, लेकिन याद रखिए ऑडिटर भी कैलकुलेटर को यूज करते हैं। हाँ, जो ज्यादा बड़ा फर्क है अकाउंटिंग और ऑडिट में वो ये कि अकाउंटिंग में नॉर्मली ज्यादा सिग्निफिकेंट जजमेंट्स नहीं होती, जबकि ऑडिट में सिग्निफिकेंट जजमेंट्स होती हैं। अच्छा, इससे एक कंसेप्ट निकाल के आपको बताऊं। कंसेप्ट ये है कि अकाउंटिंग में आप जो अटेम्प्ट करते हैं ना आंसर, वो या तो सही होता है या गलत। अगर आंसर 7000 आया तो सबका ठीक, अगर 7000 नहीं आया तो गलत, ऐसा ही होता है ना। ऑडिट में ऐसे नहीं होता। ऑडिट में एक ही सिचुएशन के डिफरेंट सॉल्यूशन, डिफरेंट आंसर पॉसिबल हैं। ये एक अहम डिफरेंस है, ये ध्यान में रखिएगा। आप अक्सर कहेंगे सर मैंने जो लिखा है वो किताब के साथ मैच नहीं करता, वो आईकैप के सॉल्यूशन के साथ मैच नहीं करता। तो याद रखें, ऑडिट में डिफरेंट, काउंटिंग में आंसर डिफरेंट हो ना, तो इसका मोस्ट प्रोबेबली मतलब यही है आंसर गलत है आपका, अगर डिफरेंट हो जैसे सॉल्यूशन से। लेकिन अगर ऑडिट में आंसर डिफरेंट हो ना, तो इसका लाजमी मतलब हो सकता है गलत भी हो, लेकिन यह भी हो सकता है जजमेंटल डिफरेंस हो और वो डिफरेंट जो है वो भी ठीक हो, वो भी ये ध्यान में रखिएगा। ऑडिट में जजमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, काउंटिंग में जजमेंट्स इन्वॉल्व नहीं। जजमेंट का मतलब समझ आ रहा है ना? तो अब आप मेरे से ये जब भी पूछेंगे सर मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना उसमें 10 पॉइंट थे, 6 पॉइंट मेरे आईकैप के सॉल्यूशन के साथ आपके सॉल्यूशन यहां मैच कर, यार मैच नहीं करते, मैं बहुत परेशान हूं, तैयारी तो की है लेकिन ये आंसर डिफरेंट आ गया। तो भाई जितनी ज्यादा आपकी तैयारी होगी ना, आंसर उतना ही ज्यादा डिफरेंट होगा। जितनी ज्यादा, भाई ये क्या बात हुई, ये क्या अजीब सी बात है ना। जितनी ज्यादा तैयारी होगी आंसर, क्यों भला? क्योंकि उतना ही आपका नॉलेज ज्यादा है, आप ज्यादा जजमेंट अप्लाई कर रहे होंगे। आप कहेंगे अच्छा ये सिचुएशन है, इधर से ये रास्ता निकलता है, तो इधर से ये रास्ता भी तो निकल सकता है, इधर से ये रास्ता भी तो निकल सकता है। ठीक है, ये चीज आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आएगी। फिलहाल ये बात समझ आ गई जो काउंटिंग ऑडिट में फर्क बताए। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। Why students fail in audit more than in accounting? बताया था ना कल, ऑडिट इज मोर डिफिकल्ट, यहां की ऑडिट इज लेस प्रैक्टिस्ड। अच्छा, ये तो आपको बताया था ना कल कि ऑडिट में स्टूडेंट ज्यादा फेल होते हैं अकाउंटिंग की निस्बत। लेटेस्ट टाइम का रिजल्ट उठा के देख लें FR2 और ऑडिट का, तो क्या वजह है दोनों में? ऑडिट ज्यादा डिफिकल्ट है। मुझे लगता है ऑडिट ज्यादा डिफिकल्ट है, नहीं ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बल्कि मॉडरेट है। क्या रीजन है? लेस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस कम करते हैं, लिखते नहीं है, लिखते नहीं है जितना काउंटिंग को लिखते हैं। मुश्किल चीज की प्रैक्टिस करें ना वो भी आसान हो जाती है, और अगर मॉडरेट चीज की प्रैक्टिस ना करें वो भी मुश्किल हो जाती है। चले ये तो समझ आ गई आपको, अच्छी बात है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 4। Should we use mobile during lecture? General rule? Yes, it increases efficiency through multitasking. लेक्चर भी सुन रहे होंगे, साथ में कुछ और काम भी कर सकते हैं। No, it causes distraction. बताया था ना, कौन सी डिवाइस है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन कॉज करती है? मोबाइल है, ठीक है। और हम वो काम जो सबसे ज्यादा फोकस होकर करना चाहिए वो उस डिवाइस पे करते हैं।
चले कम से कम अमल, हाँ ठीक है, अमल करें ना करें, कम से कम मानते तो है ना आप ये चीज। चलो ठीक। If you can afford to pay fee, why should you not use free lectures on YouTube? ये भी कोई डिस्कस हुई, इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। Those lecture may be outdated, testing and feedback is missing, we cannot ask any question from teachers, additional premium sources are not available, it is illegal and unethical। ये आगे। अच्छा, अब इसमें आपने क्या किया होगा, आपने सबसे पहले जल्दी, पहला ठीक है बट ठीक है, इसको ओके कर दिया जाएगा, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। आगे चलते हैं जी। नहीं, आंसर चेंज नहीं हो सकता, एक दफा वोट सबमिट कर दिया तो सो कर दिया। हाउ मच स्टडी टाइम इज सफिशिएंट टू पास द ऑडिट एग्जाम? 1 hour daily, 2 hour डेली स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, मेरा तो यही ख्याल है। हफ्ते के बाद कर लेंगे, हफ्ते के बाद कर लेंगे, सारा हफ्ते का करते हैं ना ऐसे। नहीं आप ये नहीं कर, बस सर जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट करें, आखिरी महीने में सारा हम रिवाइज कर लेंगे, अभी रिवीजन नहीं करनी ना। डेली, हाँ 2 hours डेली, शाबाश 2 hour डेली। आपको बताया ना एक एनर्जी इफेक्ट, ये आपने मैनेजमेंट में कभी टर्म सुनी है, 2 + 2 इज ग्रेटर देन 5। वो कहते हैं 2 घंटे पढ़ना, फिर 2 इंटरवल्स में पढ़ना, इकट्ठे 5 घंटे पढ़ने से बेहतर, इसमें एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। इसके पीछे साइंस है, लेकिन उसकी तरफ हमें जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए याद रखें, डेली 2 घंटे पढ़ना, इसमें प्रोडक्टिविटी आपकी कहीं ज्यादा होगी उसकी निस्बत क्या वीकेंड पे 14 घंटे पढ़ लें, उसमें वो प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। आगे चलते हैं। Should we practice audit questions in writing? No. It is not a paper of counting. Counting का पेपर थोड़ी है कि रिटन प्रैक्टिस करेंगे। Yes. Written practice is required to pass. 2 ऑप्शंस हैं जी। सेकंड चल नहीं भाई, सेकंड 1 सेकंड के बाद ही गुजरता है, 1 सेकंड आधे सेकंड में थोड़ा ही गुजरेगा, मैच कर लीजिएगा जी। प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, रिटन प्रैक्टिस के बगैर पास नहीं हो सकते। सारे का सारा भी याद कर ले ज़मानी, पास नहीं हो सकते। 8th क्वेश्चन, which of the following service will not be provided to you? स्मूथ एंड टाइमली कवरेज ऑफ, स्मूथ का मतलब समझते हैं ना, बैलेंस, जितना पहले दिन बर्डन उतना आखिरी दिन बर्डन, भागम भाग नहीं। सफिशिएंट प्रैक्टिस ऑफ पास्ट पेपर इन दी क्लास, ये नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि आपके ख्याल में सफिशिएंट है एक एक क्वेश्चन करवा दें सर, 200 के 200 क्वेश्चन करवा दें। 24/7 सपोर्ट टू ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस, शायद ये यहाँ के माइंड मैप्स ऑफ ऑल टॉपिक्स, कौन सी सर्विस 24/7 सपोर्ट नहीं है, ठीक है। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं, ठीक है। स्टूडेंट बाजू का रात को 11 बजे का सर एक सवाल पूछना है, सारे दिन के बाद अभी पढ़ने बैठ, पूछना इतनी लेट अभी पढ़ने बैठा हूँ, तो भाई अभी पढ़ने में आया तो अभी हाँ ये सोने दो। तो 24/7 सपोर्ट नहीं है। हाँ, ऑनलाइन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट अवेलेबल होगी, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू उनको सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन वो भी 24/7 नहीं है। बस स्टूडेंट अभी मैसेज देते 5 मिनट बाद कहते हैं जवाब क्यों नहीं दिया, ठीक है, उसके लिए भी कोई स्टैंडर्ड टाइम होगा, यानी सेम डे में किसी भी वक्त रिस्पॉन्स दे दिया जाएगा। Which set of books you should use? ICAP का, इंस्ट्रक्टर का, बोथ, या एनी वन ऑफ बोथ?
जी, कौन सा करना चाहिए? इंस्ट्रक्टर का करना चाहिए जी। एनी वन ऑफ बोथ, अरे बोथ वाले गलत, दोनों हरगिज नहीं करने, नहीं कर पाएंगे, आपसे ना हो पाएगा, बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम। आप एक भी कर लें तो बहुत, एक भी कर लें तो बहुत। और वैसे भी जो मटेरियल इसमें है और जो मटेरियल इसमें है, मटेरियल बेसिकली सेम है, सिलेबस है, तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। हाँ, अगर आप जिंदगी में कभी एक दफा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो इंस्ट्रक्टर की बुक यूज कर रहे हैं कि आपकी बुक को पढ़ना चाहे एक दफा पढ़ सकते हैं, ठीक है। याद आपने एक ही किताब से करना है, फोकस आपका एक ही सेट के ऊपर होना चाहिए, दोनों के ऊपर नहीं, ठीक है। इतना मुश्किल ना बनाए अपनी जिंदगी को, एक एक काफी है। इंस्ट्रक्टर वाली कर ले, आई कैप वाली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी, या आई कैप वाली कर ले, इंस्ट्रक्टर वाली ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। कंसेप्ट तो वही है ना, बस अंदाजे बयान मुख्तलिफ है। When will syllabus complete? हाँ हाँ, आप पूछते होते हैं, पूछते हैं 2 महीने गुजरने के बाद हर हफ्ते पूछते हैं, सर 2 सवाल, सर लेक्चर कितने होंगे टोटल, सिलेबस कब खत्म होगा, लेक्चर कितने टोटल होंगे, सिलेबस कब खत्म होगा। तो बताइए, 30 अगस्त को पेपर से पहले पहले 30 जुलाई होना भी 30 जुलाई को चाहिए ना, ठीक है। हाँ, इसे लेट होगा अगर तो आपके पास रिवीजन के लिए टाइम कम होगा, और अगर इसे जल्दी खत्म होगा तो रिस्क है क्या कि मैंने भागम भाग कर दिया, मैंने कुछ पास्ट पेपर्स की आपको प्रैक्टिस नहीं करवाई, कुछ कंसेप्ट्स हो सकता है कि जल्दी जल्दी करवा दी, रिस्क। अच्छा, मैं कह रहा हूं रिस्क है, ये नहीं कह रहा कि एक्चुअली ऐसे होगा, रिस्क है, चांस है, ठीक है। चलिए, बिल्कुल 30 जुलाई हमने कमिट किया, इंशाल्लाह इसके 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं आपको, लेकिन पता है, लेकिन इंशाल्लाह इस डेट पे सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। 10 क्वेश्चन हमारे हो गए। अब आपके सामने आएगा रिजल्ट, तो आपने बताना है कि कौन से स्टूडेंट जो हैं वो पोजीशन 751, कौन है 751, आपके मोबाइल पे भी आ रहा है, हाइब्रिड में देखे 751 हाइब्रिड में बैठा होगा, कोई है क्लास में 751? आप है, शाबाश, दिखाए मोबाइल पे, एविडेंस दिखाए, एविडेंस, एविडेंस दिखाए। हम किसी की एज ऑडिटर, एज प्रोफेशन, हम किसी की भी बात पे यकीन नहीं करते जब तक कि हमें सबूत ना दिखाए। सबूत दिखाएं भाई। 751, शाबाश, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट पोजीशन। सेकंड पे थे 1268, नहीं सॉरी 120083, 120083 कौन है? 12 कौन था? 12 नहीं, ये है, ये मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, 12, अच्छा हाइब्रिड में है, उनको शाबाश दे दिया, शाबाश शाबाश। और 126608 थर्ड पे, शाबाश। ये इसी तरह आपके मोबाइल पे भी उसने आपको आपका नंबर बताया होगा, ठीक है। आपकी भाई कौन सी पोजीशन है? आपकी कौन सी पोजीशन है? 88, 88 पोजीशन, शाबाश, अच्छी बात है। सुपर 90 में आपका नाम शामिल है। चलिए चलिए, ये जो था हमारा तरीकाकार, अब इसको हम करते हैं क्लोज। हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम फिर इसकी तरफ वापस आए। अब चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। टाइम बताइएगा मेरे भाई। 9:45, यानी 45 मिनट है हमारे पास। नहीं नहीं, हमारे लेक्चर शुरू हुआ था 9:45 पे, तो अभी कितना टाइम है? 45 मिनट है हमारे पास। ठीक है ठीक है, 45 मिनट बहुत है, बहुत है, बहुत, ठीक है जी। आगे चलें। आपने कोई क्वेश्चन अगर पूछना हो तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? चलें, कोई बात नहीं, अभी तो हमने कोई कंसेप्ट डिस्कस किया जी। डेली क्वेश्चन इसी तरह के होंगे, यही नहीं होंगे, यही नहीं होंगे, नहीं क्लास के एंड पे होंगे। ये मेरा प्लान है, मैं क्लास के एंड पे इंशाल्लाह, ये तो सिर्फ आपको डेमो देना था इसलिए हमने स्टार्ट में करवा दिया, वरना ये क्लास के एंड पे हुआ करें, क्योंकि जो मैंने आपको पढ़ाया है वही चेक करूंगा ना। तो पढ़ाया भी है नहीं, चेक पहले थोड़ी कर सकता हूं, ठीक है, वो तो क्लास के एंड में चेक करूंगा। और आज अगर हम टाइम पे ये कंप्लीट हो जाते हैं कंसेप्ट हमारे, तो फिर इसके बाद आज के लेक्चर का भी वो क्विज तैयार है, वो फिर हम एंड पे कंडक्ट करवाएंगे। स्टार्ट करते हैं हम।
ये भाई एक ब्लैक वाला मार्कर दे दीजिएगा मुझे। हमारा ऑडिट प्रोफेशन जो स्टार्ट हुआ ना, ओरिजिनेट हुआ, ये उस वक्त जब मशीन इजाद हुई, जब इंसान ने मशीन इजाद की। मशीन इजाद होने से पहले भी बिजनेस हुआ करते थे, मशीन इजाद होने के बाद भी बिजनेस हुआ करते हैं, लेकिन पहले के बिजनेस में आज के बिजनेस में फर्क है। पहले के बिजनेस कौन से हुआ करते थे? सिंपल कोई प्रोडक्ट है उसके सेल परचेज के बिजनेस, जो के सिंपल, जैसे हम घर से बाहर निकले, जो हमारा बेकरी वाला, ये उसी स्टाइल में बिजनेस कर रहा है जिस स्टाइल में पुराने जमाने में बिजनेस हुआ करता था। यानी चीजें रखी हुई है, इन्वेंट्री रखी हुई है, कस्टमर आया, उसको इन्वेंट्री दी, पैसे लिए, खत्म। ठीक है, बिजनेस नॉर्मली सिंपल होते थे इसी तरीके से, कोई इसमें कम्प्लेक्सिटी नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही मशीन इजाद हुई, बिजनेस ने मशीनरी को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो ये कम्प्लेक्स होते गए सिस्टम। जैसे आपको मैं एग्जांपल दूं, अगर एक बिजनेस है उस बंदे का जो हमारे घर के साथ बेकरी वाला है, बेकरी चला रहा है, एक बिजनेस है एयरलाइन का, पीआईए का फॉर एग्जांपल। अब मुझे बताइए, क्या आपको पता है पीआईए के बिजनेस में क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, क्या क्या मशीनरी यूज होती हैं? एक टेक्सटाइल कंपनी में कितने ऑपरेशंस होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता हमें, क्योंकि ये कम्प्लेक्स बिजनेस है। छोटा सा बिजनेस हो वो शायद हम बता सकते, कम्प्लेक्स बिजनेस में नहीं। और मुझे फिर दूसरी बात ये बताइए कि ये छोटा बिजनेस स्टार्ट करना मुश्किल है कि किसी एयरलाइन या टेक्सटाइल कंपनी को स्टार्ट करना? एयरलाइन या टेक्सटाइल कंपनी को स्टार्ट, उसकी दो रीजन है। एक तो ये कि वो काम मुश्किल है, तो उसको कोई इंजीनियर लेवल का बंदा या कोई जो जिसके पास टेक्निकल स्किल हो वो कर सकता है। और दूसरा वो चूंकि उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल होनी है वो महंगी है, तो जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे होंगे वो इस्तेमाल कर सकता है। तो जो पुराना बिजनेस हुआ करता था वो सिंपल हुआ करता था, ठीक है, और उसे एक दो लोग कर लिया करते हैं। जो मॉडर्न बिजनेस है ये कम्प्लेक्स है, ठीक है, इनके लिए पैसा और स्किल दोनों की जरूरत होती है। सिंपल बिजनेस के लिए स्किल की तो इतनी जरूरत नहीं होती थी, ना ही पैसे की इतनी ज्यादा जरूरत होती। तो पहले जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती थी वो नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की शक्ल में होती थी। लेकिन जैसे ही मशीन इजाद हुई तो जरूरत फिर इस चीज की पेश आई कि हमें पैसे भी ज्यादा चाहिए और स्किल्स भी बिजनेस को चलाने के लिए ज्यादा चाहिए। इस बात से एग्री करते हैं। तो एक न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुई जिसे हम कहते हैं कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो कि अब लेटेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है नॉर्मल जो हमारे पुराने बिजनेस हुआ करते थे उनसे। कैसे? इसमें जो नॉर्मली जो पहले बिजनेस हुआ करते थे ना, उनमें जो बिजनेस का ओनर और बिजनेस का मैनेजर था वो सेम हुआ करते थे। यहां पे चूंकि बिजनेस को चलाने के लिए टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली जिन लोगों के पास पैसा है हो सकता है उनके पास वो स्किल ना हो, और जिनके पास स्किल है हो सकता है उनके पास पैसा ना हो। ठीक है, तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक तो आपको बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है, एक चीज ये ध्यान में रखिए, और दूसरी प्रॉब्लम क्या है, आपको टेक्निकल स्किल्स की जरूरत है नॉर्मली। अच्छा, बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत, तो उसके लिए उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा सोल प्रोप्राइटर में एक ओनर होता है, पार्टनरशिप में मैक्सिमम 20 होते हैं, कंपनी में हम ऑप्शन अनलिमिटेड कर देते हैं, जितनी जरूरत हो उतने मेंबर उतने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं आप शेयर होल्डर से। तो पार्टनर जो ओनर्स की तादाद है वो ज्यादा हुई क्योंकि पैसे ज्यादा चाहिए। तो ओनर सारे मिले बहुत से 50, उन्होंने कहा जी एयरलाइन बनानी है, एयरलाइन बनानी है, अच्छा चलिए ठीक है, उसके लिए पैसे इकट्ठे करो, कितने चाहिए? उसके लिए 200 करोड़ चाहिए। चले 50 लोग मिल गए। ये सारे लोग जो मिले, इन्हें जो ओनर्स हैं इन्हें हम कॉर्पोरेट लैंग्वेज में शेयर होल्डर भी कहते हैं, या भी फिलहाल मैं इन्हें सिर्फ ओनर का नाम दे देता हूं, ओनर्स। अब इन ओनर ने पैसा इकट्ठा कर दिया, एक मसला हल हो गया पैसे वाला, दूसरा मसला अभी भी वही पे है, वो क्या है? स्किल्स। जहाज उड़ाना नहीं आता, पैसे इकट्ठे कर दिए, जहाज उड़ाना, उसके लिए तो कोई पायलट चाहिए। क्या करे? इन्होंने अखबार में इश्तिहार दे के कुछ लोगों को हायर कर लिया जिनका काम यह था कि एयरलाइन को चलाना है। ठीक है, जहाज कहां से उड़ेगा, कहां पे फ्लाइट करेगा, किधर से घूम फिर के कैसे लैंड करेगा, सारी चीजें। तो टेक्निकल लोगों को हायर कर लिया जो कि इस एयरलाइन का बिजनेस इसको रन करना जानते थे।
ये लोग जो थे ये कहलाते हैं मैनेजर्स। मैनेजर्स जब ओनर्स ने मैनेजर, अब देखें पैसा किसका लगा हुआ है, तो बिजनेस के मालिक कौन है, और बिजनेस चलाने के लिए किसको हायर किया, मैनेजर्स को। इन मैनेजर्स ने कहा सर आप हमें अपॉइंट कर रहे हैं, हमें मिलेगा क्या, उन्होंने कहा आपको दो चीजें मिलेगी। शेयर होल्डर्स ने कहा मैनेजर्स को आपको दो चीजें मिलेगी, पहली चीज आपको सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी, दूसरी चीज आपको बोनस मिला करेगा, यानी जितना प्रॉफिट होगा उसका 10% आपको बोनस मिला करेगा एडिशनल। काउंटिंग में पढ़ा हुआ ना आपने एडजस्टमेंट, मैनेजर्स इंटाइटल्ड टू 10% बोनस, 10% ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टमेंट काउंटिंग में हुआ करती थी, ये बोनस मिला करेगा। सैलरी किस लिए दी, क्योंकि हर एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है। बोनस किस लिए दिया, ताकि ये दिन रात एक करके मेहनत करें, कंपनी प्रॉफिट में जाए, 10% इनको मिलेगा तो 90% इनको भी तो मिलेगा। ये ज़हन में रखिएगा, ये बोनस वाली बात समझ आई, बोनस इनको क्यों दिया। अब इसके बाद मुझे बताइए, ओनर्स ने मैनेजर को अपॉइंट कर दिया और ये चले गए घर, ओनर चले गए घर, बिजनेस में अब कौन मौजूद है, बिजनेस कौन चला रहा है, डे टू डे मैटर्स डिसीजंस कौन कर रहा है, कैश डेली बेस पे कलेक्ट हो रहा है, उसको बैंक में कौन जमा करवा रहा है, एसेट सारे किसके कब्जे में है, ठीक है, सारे एसेट, सारे जहाज, बैंक अकाउंट, कैश, इन्वेंट्री, मैनेजर्स, ठीक। ओनर्स ने कहा हम 1 साल के बाद आएंगे और आपसे पूरा हिसाब किताब लेंगे, आपसे पूरा, जैसे हम दुनिया में जो कुछ करते हैं हमने हिसाब किताब देना है ना, लिखा जा रहा है, हिसाब किताब देना है ना, उसी तरह ओनर्स ने कहा हम जा तो रहे हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं, साल के बाद आएंगे, तुमसे हिसाब किताब लेंगे, क्या सारा साल तुमने क्या किया, अच्छा काम किया तो शाबाश मिलेगी, अच्छा काम नहीं किया तो खिंचाई होगी। क्लियर होगी यहां तक बात, इन दोनों में फर्क समझ आ गया। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ ओनर ही मैनेजर भी बन जाते हैं अगर उनमें टेक्निकल स्किल हो। अगर कोई पर्सन एमबीबीएस क्वालिफाइड है और उसके वाले साहब बिलियनियर हैं, तो हो सकता है वो खुद ही अस्पताल बनाए और खुद ही उसमें डॉक्टर के तौर पे बैठ भी जाए। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं, एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, अस्पताल तो बना लेंगे, डॉक्टर को एंगेज करना पड़ेगा। और अगर आप एमबीबीएस है, पैसे नहीं है, तो फिर आपको कहीं पे नौकरी करना पड़ेगी। सम टाइम ऐसा होता है, पैसे भी होते हैं, स्किल भी होती है, तो कभी कभार ऐसे भी होगा जो ओनर है वही मैनेजर भी है। अभी फिलहाल हम उसको साइड पे कर रहे हैं, दोनों को। सब्जेक्ट की ओरिजिनेशन बता रहा हूं आपको, सब्जेक्ट ओरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है। टाइम मेरे भाई घड़ी का, बाकी कितना 35 मिनट, हाँ भाई ये क्लियर हो गया। ओनर और मैनेजर में फर्क समझ आ गया। अगर फर्क समझ आया तो मुझे बताइए, ओनर और मैनेजर के दरमियान में जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन करना पड़े तो हम 3 अल्फाज के जरिए से इसको एक्सप्लेन करते हैं। 3 अल्फाज के जरिए से। वो अल्फाज क्या क्या हैं? स्टीवर्ड, STEWARD, स्टीवर्ड, एजेंट और अकाउंटेबल। अकाउंटेबल, स्टीवर्ड, स्टीवर्ड का मतलब क्या? अमानतदार। मैनेजर्स अमानतदार हैं, इनके पास ओनर्स की, तो इसका मतलब है स्टीवर्डशिप का रोल किसका है? मैनेजर्स का। इनके पास कौन सी अमानत पड़ी है? ओनर्स ने जो बिजनेस चलाने के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है वो इनके पास पड़ा है, ओनर ने जो एसेट खरीदे हैं वो इनके पास पड़े हैं। तो इनको चाहिए कि ये एसेट्स अमानत के तौर पे है ना, तो इन एसेट्स को अपने जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर ले। नहीं, जाती मुफाद के लिए, तो इन दी बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ, इन किसके इंटरेस्ट में इस्तेमाल करना चाहिए? ओनर्स के इंटरेस्ट में। स्टीवर्डशिप का रोल क्लियर हुआ? अमानत इनके पास है जो इनको चाहिए कि ओनर्स के इंटरेस्ट में इस्तेमाल करें, अपने इंटरेस्ट में नहीं। ठीक है, कोशिश करें अपने खर्चे कम रखे, ये ना हो कि महंगी से महंगी गाड़ी अपने लिए खरीद ले। अपना तो इंटरेस्ट सोच लिया लेकिन ओनर्स का इंटरेस्ट डैमेज हो गया। दूसरा पॉइंट, एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट है।
कभी सुना है आपने? एजेंट का मतलब कौन था? जो हमारी इंस्ट्रक्शंस पे काम करता है। इस रिलेशनशिप में ओनर और मैनेजर, कौन एजेंट है? मैनेजर। किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं ये? तो ओनर प्रिंसिपल हो गया, ये एजेंट हो गए। इनका काम है ओनर्स की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक काम करें। अगर उनकी इंस्ट्रक्शन, इन्होंने कहा, ओनर ने कहा एयरलाइन का बिजनेस तो एयरलाइन का बिजनेस, ये ना हो कहीं जहाज उड़ाना तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा करते हैं क्रिप्टो करेंसी बाय कर लेते हैं, प्राइस ऊपर जाएगी प्रॉफिट दे देंगे इनको, तो प्रॉफिट से कर जाए, पता चले वो डाउन चली गई। तो इन्हें इंस्ट्रक्शंस के, ओनर्स के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना चाहिए। और अकाउंटेबल है, क्या ये जवाबदेह हैं ओनर्स को? सारा साल जो कुछ किया उसके लिए जवाबदेह हैं ओनर्स को? जवाब देंगे। कैसे देंगे? ज़बानी कलामी के लिखत पढ़त में, लिखत पढ़त में जवाब देंगे। और जवाब देने के लिए ये एक चीज प्रिपेयर करते हैं, शाबाश, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैनेजर सारा साल क्या करते रहे ये ओनर्स को कैसे बताते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ओनर्स को पता चल जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट है तो अच्छा काम किया, अगर लॉस है, गड़बड़ है, चेंज करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है, यहां से आगे कंसेप्ट जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली बात समझ आई आपको? आगे चलें। मैनेजर्स को भी पता है कि सारा साल जो मर्जी करते रहें, कौन सा ओनर्स ने आगे देखना है, उन्होंने हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही अंदाजा लगाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसकी बेस पे फैसला होगा सारा साल मैनेजमेंट क्या करती रही है। ठीक है? अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा? किसके लिए? ओनर्स ने इसको देख के कोई फैसला करना है कि मैनेजमेंट सही काम करती रही है कि नहीं। सही काम करती रही है, प्रॉफिट है तो बोनस मिले, अगर सही काम नहीं करती रही, इनकी खिंचाई की जाए और चेंज करने की जरूरत है तो चेंज कर लिया जाए। ये काम करना है फाइनेंशियल। यहीं पे ट्विस्ट आता है कहानी में, जिसकी वजह से हमारा प्रोफेशन इजाद हुआ। ओनर्स की कोशिश है कि इन्हें मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का, जो मैनेजमेंट सारा साल करती रही है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। क्या मिले? ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। क्या मिले? ट्रू एंड फेयर व्यू मिले। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब क्या है? यानी प्रॉफिट है तो पता चले प्रॉफिट है, लॉस है तो पता चले लॉस है। लेकिन मैनेजमेंट ये चाहती है कि इनकी परफॉर्मेंस का बेस्ट व्यू ओनर्स को मिले। बेस्ट व्यू का मतलब क्या है? अच्छा, बेहतरीन, यानी अगर लॉस है तो पता चले प्रॉफिट है, प्रॉफिट है तो पता चले ज्यादा से ज्यादा है। ये ट्रू एंड फेयर व्यू, बेस्ट व्यू में फर्क समझ आया? देखिए, आप अगर मैनेजमेंट हो तो ये सोचेंगे ना, और अगर ओनर हो तो फिर भी ओनर भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही ट्रू एंड फेयर व्यू डिमांड कर रहे हैं। मैनेजमेंट भी चाहती है, डंडी मार सकती है मैनेजमेंट। अच्छा, मैनेजमेंट क्यों बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना चाहती है? इसलिए कि एक है इंसेंटिव, एक है थ्रेट, प्रेशर। इंसेंटिव क्या है? बोनस मिलेगा। प्रेशर क्या है? तो निकाल ना दे। इसीलिए मैनेजमेंट चाहती है कि बेस्ट व्यू प्रेजेंट हो। ऐसा एग्री कर? अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर आप मैनेजमेंट में शामिल, देखें, चोरी से किसी को रोकना हो ना तो चोर बन के सोचना पड़ता है। आप अगर मैनेजमेंट हो तो बताइए, बेस्ट व्यू प्रेजेंट करना है। सारा साल आपने काम किया, प्रॉफिट नहीं, लॉस हुआ, आप चाहते हैं बेस्ट व्यू जाए, यानी प्रॉफिट जाए। क्या करेंगे? क्या करेंगे? कैसे बेस्ट व्यू प्रेजेंट करेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ करेंगे? गड़बड़ करने का तरीकाकार सुनना है। इनकम और एसेट्स को करना है ओवरस्टेट, एसेट्स और लायबिलिटीज को करना है अंडरस्टेट। फिर सुन ले, बेस्ट व्यू कैसे प्रेजेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का? इनकम और एसेट्स को करना है ओवरस्टेट और एक्सपेंसेस और लायबिलिटीज को करना है अंडरस्टेट। पहले भी यही बोला था, पहले आगे पे कोई बात नहीं, वो असल में ना वो डेबिट क्रेडिट का रूल मेरे जहन में आ गया।
तो बताइए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हेर फेर करना है तो कैसे करना है? जो अच्छी वाली चीजें हैं इनकम और एसेट्स इनको करना है ओवरस्टेट, और जो बुरी वाली चीजें हैं एक्सपेंसेस और लायबिलिटी इनको करना है अंडरस्टेट। कोई एग्जांपल दीजिए कैसे हम ये काम कर सकते हैं? सेल्स को फेक सेल रिकॉर्ड कर लें, कोई जेन्युइन एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड ही ना करें। फेक सेल को रिकॉर्ड कर लिया, जेन्युइन एक्सपेंस को रिकॉर्ड ही नहीं किया। मशीनरी की डेप्रिसिएशन ही रिकॉर्ड नहीं की, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड देंगे। ये लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पहले सुना हुआ ना? डेटर बैड डेट हुए उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। ठीक है, ये सारे तरीके और भी बड़े तरीके हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपको समझ लग गई है कि मैनेजमेंट किस तरीके से हेर फेर कर सकते हैं। अब ओनर्स तो चूंकि इनके पास टेक्निकल स्किल नहीं होते, ये खुद से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस तरह के गड़बड़ जो हो उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसीलिए ओनर्स क्या करते हैं, उन्होंने एक प्रोफेशनल को एंगेज किया। ये प्रोफेशनल कौन है? ये हम, ये ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर। अब उन्होंने क्या, उन्होंने कहा खबरदार मैनेजमेंट तुम हमें डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना भिजवाना, पता नहीं तुमने क्या गड़बड़ की होगी इसमें। तुम ऐसे करना कि पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिटर को दो एक कॉपी, फिर उसके बाद अपने पास रखो। ऑडिटर इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करे और फिर एक रिपोर्ट बनाए ऑडिटर। उस रिपोर्ट में लिखे क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं कि गड़बड़ है, फाइनेंशियल में ठीक है कि, और फिर ये रिपोर्ट जाए ओनर्स के पास। इस रिपोर्ट को कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। अब मुझे सोच के बताइए, सिचुएशन नंबर 1, ऑप्शन 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बगैर ऑडिट रिपोर्ट के ओनर्स के पास जाएं, क्या ये ज्यादा बेहतर है? या ऑप्शन नंबर 2, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ ओनर्स तक जाएं? साथ होना, क्योंकि जब ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे ना, ओनर्स की रिलायंस बढ़ जाएगी, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, इसीलिए अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पहले एक बंदा चेक करता है जिसको कहते हैं ऑडिटर, और फिर वो अपनी रिपोर्ट देता है ओनर्स को। रिपोर्ट जब आती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ, तो उनकी रिलायंस बढ़ जाती है, उनका ट्रस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ट्रस्ट क्या होता है? बढ़ जाता है। भाई यहां तक क्लियर है? अच्छा मुझे एक चीज बताइए, ऑडिट रिपोर्ट कौन दे रहा है? किसको दे रहा है? ओनर्स को। क्या ऑडिट रिपोर्ट में हमेशा ये लिखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, या ये भी हो सकता है कि कभी लिखा हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है? तो इसका मतलब है जो ऑडिट रिपोर्ट है वो दो तरह की होगी, एक होगी अनमोडिफाइड और एक होगी मॉडिफाइड। अनमोडिफाइड रिपोर्ट का मतलब क्या है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक होगा तो ऑडिटर क्या कहेगा? कौन सी रिपोर्ट देगा? अनमोडिफाइड। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ होगी, मॉडिफाइड रिपोर्ट। तो बताइए शेयर होल्डर एक रिपोर्ट में हैप्पी होंगे, एक रिपोर्ट में सैड होंगे, कौन सी रिपोर्ट पहुंचेगी तो शेयर होल्डर हैप्पी होंगे? अनमोडिफाइड। और कौन सी रिपोर्ट पहुंचेगी तो वो सैड होंगे? मॉडिफाइड। ये समझ आ गई बात? ठीक। अच्छा, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जी मेरा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट दो डिफरेंट चीजें हैं। यस, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रही है मैनेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट बना रहा है ऑडिटर। हाँ, ये दोनों इकट्ठी होकर शेयर होल्डर्स के पास, ओनर के पास जा रही हैं, लेकिन ये दोनों चीजें अलग-अलग हैं, अलग-अलग हैं। ये जो मॉडिफाइड है ना, ये रिपोर्ट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनेंशियल में तो सही होंगी या गलत होंगी? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही होंगी, कौन सी रिपोर्ट? अनमॉडिफाइड। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ होगी, कौन सी रिपोर्ट?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ है, कौन सी रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड। भाई यहां तक क्लियर है? अच्छा अब सुनिए, ओनर्स को हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में कहते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, और मैनेजर्स को हम डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा दोनों टर्म्स में फर्क है, मैनेजर में या डायरेक्टर्स में फर्क है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए दोनों को एक ही टर्म समझे। भाई ये बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा शेयर होल्डर, जब ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट शेयर होल्डर को दी, शेयर होल्डर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा यार जो भी फाइनेंस में गड़बड़ थी मैं तो इस काबिल नहीं था आइडेंटिफाई कर पाता, आप एक्सपर्ट लोग हो, आपने आइडेंटिफाई कर दी, बहुत अच्छा किया। इसने अपने दोस्तों को भी मशवरा देना शुरू कर दिया कि ऑडिट करवाया करो अपनी अपनी कंपनी का ऑडिट। मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स जो तुम लोगों के साथ 2 नंबरिया करते हैं ना, सारे पकड़े जाते हैं। और जब मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स को यह पता चलना शुरू हुआ कि यार जो गड़बड़ करेंगे ना ऑडिटर आएगा बाद में पकड़ लेगा, तो पता तो फिर भी चल जाएगा, तो हम ये काम ही नहीं करते। बहुत से मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स ने जो मिस स्टेटमेंट्स जानबूझ के किया करते थे इनको कम कर दिया, क्योंकि डर पड़ गया ना इनको कि बाद में पकड़े जाएंगे। खत्म किया लेकिन कम कर दिया। भैया क्लियर हो? अच्छा आहिस्ता आहिस्ता फिर दुनिया में इस ऑडिटर की, इस प्रोफेशनल की वाह वाह होने लगी और लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ऑडिट करवाना शुरू कर दिया। भाई ये बात समझ आए? अच्छा अब मुझे ये बताइए, ये जो ऑडिटर है ये हीरो है कि विलन है? डिपेंड करता है किसकी आंख से देख रहे हैं। अगर आप मैनेजमेंट की आंख से देखें ये विलन है, अगर शेयर होल्डर्स की आंख से देखें ये है, यानी ऑडिट करवाने के एडवांटेजेस हैं। ठीक है भाई यहाँ तक क्लियर? आपसे 2-3 छोटे छोटे सवाल पूछ के आगे चलो ताकि तसल्ली हो जाए मुझे आप समझ रहे हैं। पहली चीज, एक ऑडिट में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व है? 3। कौन कौन से? शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, ऑडिटर। दूसरा क्वेश्चन, डायरेक्टर्स को या मैनेजमेंट को कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर्स या ओनर्स। और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? ओनर। इसको भी ओनर अपॉइंट करते हैं, इसको भी ओनर अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर की जिम्मेदारी क्या है मैनेजमेंट की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना। ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? चेक करके रिपोर्ट देना। अच्छा सिर्फ रिपोर्ट देना नहीं, चेक। कुछ ऑडिटर ऐसे होते हैं रियल लाइफ में बैठे बैठे रिपोर्ट दे देते हैं, कोई काम भी नहीं करते, वो गलत करते हैं। पहले चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फिर रिपोर्ट देगा ना, एविडेंस के बगैर तो रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए ना। ठीक है, चेक करेगा फिर रिपोर्ट देगा। अच्छा मुझे ये बताइए, ऑडिटर का मैनेजमेंट के साथ रिश्तेदार होना जरूरी है? क्यों? इंडिपेंडेंट होना जरूरी, फिर ही तो सही चेकिंग कर सकेगा। अगर ऑडिटर और मैनेजमेंट आपस में रिश्तेदार हुए, मिले हुए, तो रिस्क है क्या कि दोनों मिलके शेयर होल्डर को धोखा दे सकते हैं। ये पॉइंट समझ आया? इसीलिए हम कहते हैं ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट। अच्छा बताइए, ऑडिटर को शेयर होल्डर का रिश्तेदार होना चाहिए कि इससे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए? इससे भी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि अगर ऑडिटर शेयर होल्डर का रिश्तेदार होगा तो इनके साथ मिलके कुछ और पार्टीज को धोखा दे सकता है। जैसे ऑडिटर इनके साथ मिलके शेयर होल्डर को धोखा दे सकता है ना, तो शेयर होल्डर के साथ मिलकर कुछ और पार्टीज को भी धोखा दे सकता है। जैसे किसको? जैसे गवर्नमेंट को टैक्स बचाने में, टैक्स छुपाने में। ठीक है, जैसे जब ये शेयर होल्डर अपना बिजनेस बेच रहे होंगे तो हो सकता है इनके साथ मिलके एसेट्स ओवरस्टेटेड हो, ऑडिटर चुप करके साइन कर दे और ज्यादा कीमत पे बिक जाए बिजनेस, और अगला जो खरीदा वो बाद में सर पकड़ के बैठे कि इतने एसेट्स तो है ही नहीं जितने बैलेंस शीट में शो करवाए हुए थे। तो इसीलिए याद रखें, हमारा रूल ये हमेशा याद रखेगा, हमारे सिलेबस का 20% पोर्शन इस एक स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या है? ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। ऑडिटर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर। कितने मिनट रखे बाकी? नहीं बताइए, रिमेनिंग टाइम कितना रह गया? 18। अच्छा ठीक है भाई, क्लियर हुआ? तो आप एग्री करते हैं इससे कि ऑडिट करवाना बेहतर है ऑडिट ना करवाने से? क्यों? क्योंकि ऑडिट करवाने के कुछ फायदे हैं। अच्छा
ऑडिट, एक तो ऑडिटर के प्रोफेशन को इतना ज़्यादा रिकॉग्नाइज किया गया कि अब तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में ये लीगल रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी लीगल रिक्वायरमेंट है क्या, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने शेयर होल्डर को भेजने से पहले उनका ऑडिट करवाएंगी और ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर होल्डर को भेजी जाएगी। तो अब ये लीगल रिक्वायरमेंट, स्टूडेंट ने कैफ 7 पढ़ा है ना, उन्होंने शायद ये बात पढ़ी होगी कि कंपनीज के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान में भी रिक्वायरमेंट, बाकी की दुनिया में भी रिक्वायरमेंट। लेकिन याद रखें, जिन जगहों पे ये रिक्वायरमेंट नहीं है लीगल रिक्वायरमेंट, क्या वहां पे ऑडिटर होते हैं? वहां पे भी होते हैं। क्यों? क्योंकि ऑडिट के और भी बहुत से फायदे हैं। भाई ऑडिट के क्या फायदे हैं? ऑडिट के क्या फायदे हैं? और भी बहुत से फायदे हैं। क्या फायदे हैं? मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। एक तो ये ना कि लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ऑडिट के और भी फायदे हैं। क्या? मैनेजमेंट की ज्यादातर मिस स्टेटमेंट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है वो ऑडिटर आइडेंटिफाई कर लेता है। मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। मोस्ट का मतलब क्या होता है? ज्यादातर। आल नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? मोस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ छोटी छोटी मिस स्टेटमेंट ऐसी होती हैं जो क्या हो सकता है ऑडिटर आइडेंटिफाई ना कर सके। आपको एक रियल केस बताता हूं। एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां पे बैठे हुए, तो वहां पे एक क्लर्क था, कहने लगा सर ऑडिटर तो सही कहा, आपको मैंने कहा ऑडिटर, कहना ऑडिटर सही करते हैं। मैंने कहा वो कैसे? मैंने कहा सर पिछले साल मैंने एक फ्रॉड किया था, मुझे कोई भी नहीं पकड़ सका। मैंने कहा क्या फ्रॉड किया था? कहा मैंने पेट्रोल भरवाया 100 रुपए का था, मैंने पर्ची 150 की बनाई, 50 रुपए का फ्रॉड किया, आज तक मुझे कोई नहीं पकड़ सका। उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू अरबों में था। अब मुझे बताइए, जो ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने के लिए है वो 2-2 रुपए, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए ये ट्रांजैक्शन भी चेक करे, ठीक है, कि वो अरबों वाली कंपनी है, उसमें करोड़ों और लाखों के ट्रांजैक्शन चेक करें, हजारों में गड़बड़ भी हुई तो कोई बात नहीं, ये अनइम्पोर्टेंट है। भाई है कि नहीं? भी एग्री करते हैं इस बात से? कभी ऐसा हुआ आप किसी स्टोर में गए, 1000 रुपया दिया, उसके बाद कुछ सामान खरीदा, बाकी बचे 868 रुपए, आपने 500 का नोट देखा है कि नहीं, आपने 3 नोट 100 के देखे हैं कि नहीं, फिर आपने 50 का नोट देखा, फिर 10, फिर उसके बाद कुछ सिक्के थे, लेकिन सिक्के गिने बगैर जेब में रख लिए। कभी ऐसे हुआ आपके साथ? ऐसे होता है। क्यों? सिक्कों में भी तो ऊंच नीच हो सकता है, 1-2 रुपए कम हो, लेकिन आपने कभी भी बड़ी बड़ी अमाउंट्स आप काउंट कर लेते हैं, उनको चेक कर लेते हैं, ठीक है कि नहीं? छोटी छोटी अमाउंट्स में फर्क, आप कहते हैं क्या टाइम लगाना, 1-2 रुपया ऊपर नीचे भी हुआ तो खैर है। एग्जैक्टली उसी तरह बड़ा बिजनेसमैन, बड़ा इन्वेस्टर सोच रहा होता है। वो कहता है अगर कंपनी करोड़ों की है ना, उसमें करोड़ों की ट्रांजैक्शन चेक करो, लाखों की चेक करो, हजारों या सैकड़ों की ट्रांजैक्शन 2-4 ऊंच नीच हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए हम भी उनके माइंडसेट के मुताबिक काम करते हैं। ऑडिटर मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, ऑल मिस स्टेटमेंट्स को नहीं। ये जहन में रखिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कभी कोई आप कलर ऑडिटर सही काम नहीं करते, क्यों? मैंने 250 का जो है फ्रॉड किया, मुझे कोई नहीं पकड़ सका, हम कहेंगे शाबाश भाई, तुम पे भी शाबाश, तुम्हारे फ्रॉड पे भी शाबाश। ये 250 हमारे लिए अहम नहीं है, हमारे लिए अहम क्या है? हजारों लोग। वो किसी बंदे ने कहा, एक डायलॉग मूवी में था, कहता है हीरो का कारोबार करने वाले लकड़ी के डब्बों की परवाह नहीं करते। भाई एग्री करते हैं इस रूल से? जो हीरो का कारोबार करे, लकड़ी के डब्बे परवाह करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो हम भी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन की परवाह करते हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शन की परवाह नहीं करते। ज़हन में रखें, जो बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन होती है ना इंपॉर्टेंट, उससे हम कहते हैं मटीरियल, और जो छोटी छोटी होती हैं इमटीरियल। तो हमने मटीरियल ट्रांजैक्शन पे फोकस करना है, इमटीरियल पे फोकस, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट, यानी मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, इमटीरियल मिस स्टेटमेंट्स आर नॉट। ये पहला समझ आया पॉइंट, फायदा। फिर इसके बाद असिस्ट इन सेल और परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है? कई साल पहले कुछ लोग आए पाकिस्तान में पेटीसेल को बाय करने के लिए, कुछ फॉरेन कंपनीज थे, गवर्नमेंट को जरूरत थी, इत्सलात कंपनी ने उस बाय किया था। जो बाहर का इन्वेस्टर आया ना इंटरनेशनल, उसने कहा मैं पेटीसेल बाय कर लूं, ठीक है बाय करने को तैयार हूं, पाकिस्तान को पैसे की जरूरत है।
उन्होंने कहा लेकिन कितने में बाय करना है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के बताएंगे। पीटीसीएल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी, उन्होंने कहा नहीं अभी नहीं, इसका ऑडिट भी करवाएं। इसका अगर ऑडिट करवाएंगे हमारी रिलायंस बढ़ जाए, क्योंकि आईटी इंडिपेंडेंट पर्सन है ना, अब ये गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है पीटीसीएल। उन्होंने कहा हमें क्या पता आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरस्टेट किया हुआ एसेट्स को ताकि हमसे ज्यादा पैसे ले ले। जब तक एक इंडिपेंडेंट पर्सन ऑडिटर इसको चेक नहीं करता ना, हम बोली नहीं लगाएंगे। फिर उसका ऑडिट हुआ, ऑडिटर फिर उसको देख के तो उन्होंने अमाउंट डिसाइड की कि जी इस अमाउंट पे हम शेयर खरीदेंगे। तो मुझे बताइए, जब बिजनेस को सेल परचेज करना हो तो उसमें ऑडिट काम आता है कि नहीं आता? ये ऑडिट के फायदे हैं, उसमें भी ऑडिट काम आता है। असिस्टेंट ग्रांट ऑफ लोन, बैंक के पास लोन लेने के लिए चले जाए, बैंक लोन देगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख के। क्यों भला? फाइनेंशियल पता चले भाई, बैंक जब लोन देता है, आपको पता है, आपने कैफ 7 में ये भी पढ़ा होगा अगर पढ़ा, वरना आप कॉमन सेंस में भी पता होगा कि बैंक से लोन लेते हैं ना, बैंक कहता है सिक्योरिटी के तौर पे कुछ लिखवाओ। ठीक, तो जितनी ज्यादा आपके पास एसेट्स होंगे ना, बैंक उतना ज्यादा लोन देगा, और जितने कम उतना कम लोन। तो आपका क्या ख्याल है प्रैक्टिकली क्या होता होगा? कंपनी कहती है ये 100 मिलियन के मेरे एसेट्स है, बैंक उसको 70 मिलियन का लोन दे देता होगा। बैंक क्या कहता है? ऑडिट करवा के लाओ। तो इसका मतलब है अगर लीगली रिक्वायर्ड ना भी हो ना, स्टिल ऑडिट होंगे। क्यों? क्योंकि लोन में हेल्पफुल होते हैं, लोन लेने में बैंकर की भी तसल्ली हो जाती है। कंफर्म करता है कि मैनेजमेंट अपनी स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है कि नहीं, मैनेजमेंट अपने काम जिम्मेदारी से कर रही है कि नहीं कर रहे। अगर कहीं पे गड़बड़ हो, फॉर एग्जांपल कोई बड़ा फ्रॉड हो, बड़ा फ्रॉड कह रहा हूं, छोटा नहीं कह रहा, और ऑडिटर आइडेंटिफाई कर ले, तो पता चल जाता है मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। ये रोल है ना मैनेजमेंट का एक, कि एजेंट है, शेयर होल्डर की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक काम करना है। अगर मैनेजमेंट एयरलाइन की बजाय किसी और बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रही हो, ऑडिटर को पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? चल, जब चेक ही करेगा वो बता देगा कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटी सही परफॉर्म नहीं कर रहे। ठीक। और लास्ट, आइडेंटिफाई वीकनेस। इंटरनल कंट्रोल में वीकनेसेस आइडेंटिफाई हो जाती है। क्या आइडेंटिफाई हो जाता है? ये क्या पढ़े हमने? किसके? ऑडिट के। मुझे बताइए यहां पे थोड़ी देर रुक के, क्या आपको ये पता चल गया ऑडिट में कितनी पार्टीज हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये पता चल गया? ठीक है। अच्छा, क्या ये पता चल गया कि ज्यादातर कंट्रीज में ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है? जब ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, जो चीज भी रिक्वायर्ड बाय लॉ हो ना, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी, और जो नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, नॉन स्टैट्यूटरी। मुझे बताइए, ऑडिट इसलिए तो करवाए जाते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट तो करवाए जाते हैं दुनिया में, क्या दुनिया में नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाया जाता है? क्यों करवाए जाते हैं नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट? जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। पार्टनरशिप है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं है। एनजीओज वगैरह है, ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ नॉर्मली नहीं है। कंपनीज के बड़ी कंपनी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ है। तो याद रखिए, ऑडिट इस वजह से भी करवाए जाते हैं क्योंकि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, लेकिन रिक्वायर्ड बाय लॉ ना हो फिर भी करवाए जाते हैं। ये बेनिफिट्स है। कुछ को समझ आई? अब इसमें एक लफ्ज मैं आपको नहीं समझा रहा, क्या भला, जो आपको समझ नहीं आया? कौन सा लफ्ज समझ नहीं आया भला? इंटरनल कंट्रोल। शाबाश। इसको ना अगर फुड़काना है ना तो 1-2 मिनट में मैं फुड़का सकता हूं, लेकिन अगर समझाना है तो ये पूरा डायग्राम खोल के एक एक लफ्ज के साथ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर कल पे रख ले। ठीक है जी, चलिए मुझे ये बताइए, ये क्लियर हो गया आपको? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, मैं ये तसल्ली करने के लिए, कितना टाइम रह गया मेरे भाई? 10 मिनट है, बिल्कुल शाबाश जी। ये तसल्ली करने के लिए ऑन करवा दीजिए। ये तसल्ली कर, ये तो हमारा आज का कंसेप्ट हुआ ना, पहले तो डेमो दिया था, अब हम आपका रियल में क्विज कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, और इस क्विज में जो टॉप 5 स्टूडेंट होंगे उनको 50 रुपए का प्राइज मिलेगा। आप तैयार हैं? आपको मैं 3 मिनट दे रहा हूं, आपके जो नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, अच्छा आपने कोई बुक वगैरह अभी बाय नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, क्लास जो जिस चीज की जरूरत होगी मैं प्रोवाइड करूंगा। जब बुक बाय करनी होगी ना, मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है, वो फाइनल हो रही है, कुछ अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे, तब तक जो भी मटेरियल होगा वो मैं आपको क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको भी मटेरियल प्रोवाइड किया गया होगा, बुक चैप्टर्स में कुछ कंसेप्ट्स होंगे, उसमें लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 देखें,
जो ये वाला कंसेप्ट है ना, हमने अभी पढ़ा है, आपने उसको रीड करना, आपके पास 3 मिनट है, जितना पढ़ सकते हैं इसको पढ़ लें, 3 मिनट के बाद इसी में से क्विज होगा। यही है वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा है। ठीक है जी, जी पॉज कीजिएगा थोड़ी देर। जी चलिए, ये अब बंद कर दें नोट्स पर और तैयार हो जाए। ये नोट्स पर आप बंद करके बैग में डाल दें, बस हमने इतना ही पढ़ना था। ठीक है, बंद करते बस, अब इम्तिहान है आपका। मोबाइल अपने सामने रखें, फिर से आ जाइए कहां पे, menti.com पे। अब की बार कोड डिफरेंट, क्योंकि अब क्विज डिफरेंट हो गया ना, अब की बार कोड डिफरेंट है। और अब प्राइस भी है, टॉप 5 स्टूडेंट को प्राइस मिलेगा। आपने जाना है menti.com पे, MENTI, और कोड एंटर करना है अब की बार 1680-0620 1680-0620। जी ये कोड एंटर कीजिए, शाबाश, जल्दी से शाबाश शाबाश। जी जी, जो आपने याद करना है, आपको माइंड मैप आज के लेक्चर का मिला है, इसमें से जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपने याद करना, वही है चीज जो आपकी याद करने वाली है। वैसे तो ऑफिशियली आपने याद रखे, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए ना, ऑफिशियली आपने ये सब याद करनी है। ठीक है, नोट्स में जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपने याद करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप ऑडिट सीखते जाएंगे ना, आप कहेंगे सर मेन कंसेप्ट हमें पता चल जाए ना, तो उसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो हम खुद ही लिख लेंगे। आप हमें ना सिर्फ टू दी पॉइंट बातें बताया करें। तो आपको जो माइंड मैप दिया गया ना लेक्चर का, उसमें है टू दी पॉइंट बात। आपको जो नोट्स में चीजें मिलेगी वो वही चीजें हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप याद कीजिए, मेरी सजेशन क्या है, आप याद कीजिए माइंड मैप से और पढ़िए लेक्चर वो बुक को भी, नोट्स को भी, ताकि एग्जाम में जब वो आपसे क्वेश्चन पूछे ना ज्यादा मार्क्स के साथ, तो आपने क्या एक्सप्लेनेशन में लिखना है वो आपको पता हो। वो कैसे पता होगा भला? नोट से। तो बेसिकली यूं समझ लीजिए कि माइंड मैप इज इक्वल टू समरी ऑफ नोट्स टू बी मेमोराइज्ड, जो आपने याद करें। पूरे के पूरे नोट्स मेमोराइज करना ना हर स्टूडेंट के बस की बात नहीं होती। कुछ स्टूडेंट कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। तो कहते हैं सर हमें वो चीज बताइए जो हम याद करनी है सर। ठीक है, तो अगर आप सारी की सारी चीज, आपका रटा इतना अच्छा है कि आप सारी बुक को याद कर सकते हैं, तो आप माइंड मैप की आपको जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट्स पे जाइए। लेकिन अगर आपको रटा लगाने में कोई प्रॉब्लम, आप चाहते हैं रटा लगाए तो सही, लेकिन कम से कम, तो फिर आपने याद करना है माइंड मैप से, लेकिन बुक को रीड जरूर कर लेना है, वरना क्वेश्चन आपको आधे नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बुक में मौजूद है। ये बात समझ आ गई? चलिए अच्छा, अब आते हैं हम, जी जी, ऑडिट। ये देखें किस कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है, ये सीला का टॉपिक है, हम उसको अभी डिस्कस नहीं करते। अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखें, बड़ी कंपनीज के लिए ऑडिट रिक्वायर्ड। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर में डिस्कशन आएगी, वहां पे इसको डिटेल डिस्कस करेंगे। चलिए अब मुझे बताइए, क्या आप आगे हैं? आपके मोबाइल पे ये डिस्प्ले आ गया? लेक्चर स्टार्ट करें। नाम अभी आगे पूछ लेगा नाम, ये ला। हाउ टू प्ले, अब ये आपको पता है कि कैसे प्ले करना है। menti.com पे जाना है आपने, जो कोड ऊपर लिखा हुआ है 1680-0620, इसको एंटर करना, एंड इसके बाद 9 क्वेश्चंस होंगे, मेरे ख्याल 9 क्वेश्चन आए हैं, शायद एक दो, मेरे ख्याल एक दो ज्यादा होंगे, बाद में मैंने ऐड किए थे, 11 होंगे शायद। फास्टर क्वेश्चन, मोर पॉइंट्स, यू विल गिवन रीडिंग टाइम। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, 5 सेकंड रीडिंग टाइम, फिर उसके बाद ऑप्शंस आएंगी, जल्दी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, सही हुई तो ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, गलत हुई तो 0 मार्क्स। एंड पे टॉप 5 स्टूडेंट्स को 50 रुपीज का प्राइज मिलेगा। जी जी, मेरा ख्याल काफी स्टूडेंट्स आ गए हैं, 113 हो गए। स्टार्ट करें अब इसको, तैयार है? ये पहला क्वेश्चन आपका,
हाउ मैनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन एन ऑडिट? 2 3 और 4। देखें हमारे प्रोफेशन में कहावत है, मेरा पास होना काफी नहीं है, दूसरों को फेल भी होना चाहिए। तो जो सही ऑप्शन है ना ऊंची ना बोलें, वरना दूसरे भी पास हो जाएंगे। बिल्कुल 3। कौन कौन सी पार्टीज हैं? कौन कौन सी पार्टीज हैं? 3 ऑडिट, शेयर होल्डर, मैनेजमेंट और ऑडिटर। शाबाश। शेयर होल्डर मैनेजमेंट में हो सकते हैं, मैनेजमेंट शेयर होल्डर में हो सकते हैं, लेकिन ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है दोनों से। आगे चले जी। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। वो पॉइंट्स ऑडिटर, ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अपॉइंट कर। जी भाई जरा हाइब्रिड में देख के आएगा, डिस्प्ले हो ठीक है। बिल्कुल नहीं, देखिए शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे, मैनेजमेंट अपॉइंट नहीं, क्योंकि पैसा शेयर होल्डर का लगा हुआ है ना, उनका राइट है कि वो इंडिपेंडेंट पर्सन को चेकिंग के लिए अपॉइंट करे। मैनेजमेंट तो अपनी पसंद के बंदे को ही अपॉइंट कर लेगी जो उनके हक की बात करेगा। शाबाश, ये कंसेप्ट भी ठीक। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये रहा। नहीं आ जाएगा बेफिक्र है। चल पड़। What is responsibility of auditor? To prepare financial statements? क्या ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंशियल प्रिपेयर? अगर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेगा तो मैनेजमेंट क्या करेगी? तो मैनेजमेंट का काम है। ऑडिटर का काम क्या हुआ फिर? टू वेरीफाई फाइनेंशियल। आप अगर मुझे कहें ना सर ऑडिट क्या होता है, एक लफ्ज में बताएं, ऑडिट क्या होता है एक लफ्ज में बताएं, तो मैं कहूंगा वो एक लफ्ज है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वेरीफाई करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। शाबाश। ऑडिटर कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर नहीं करता। कर सकता है, नहीं करता, क्योंकि वो खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेगा तो चेक कौन करेगा? भाई जो बंदा खुद, जनरल रूल है ना दुनिया का, जो बंदा खुद काम करे उसे खुद चेक नहीं करना चाहिए, वरना गलतियां नजर नहीं आती। अपना टेस्ट खुद चेक करेंगे। सर बड़े खींच के नंबर लगाए हैं, मेरे 60 नंबर आ रहे हैं, पेपर दे के आ रहा हूं। सही नंबर लगाए होते हैं क्या? सही नंबर लगाए होते हैं क्या? नहीं लगाए होते। खींच के भी सही नंबर नहीं लगाए होते। अपना काम खुद कभी भी आप चेक नहीं कर सकते। हाउ मेनी मिसस्टेटमेंट्स ऑडिटर यूजुअली आइडेंटिफाई? ऑल मिसस्टेटमेंट्स, यहाँ के मोस्ट मिसस्टेटमेंट्स। मोस्ट मिसस्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट, यानी बड़ी बड़ी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर लेता है। ये तो सबने आंसर कर दिया फटाफट। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, if auditor is also a shareholder of the company, is auditor independent of that company? अगर ऑडिटर शेयर होल्डर भी हो तो क्या कबाहत है? वो इंडिपेंडेंट नहीं है। वो हो सकता है अपने शेयर्स को बचाने के लिए गवर्नमेंट को धोखा दे दे, अपने शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को धोखा दे दे, या बैंक वाले को धोखा दे दे, या जो उसका बिजनेस खरीदने वाला है उसको धोखा दे दे। तो ऑडिटर को क्या होना चाहिए? किससे? मैनेजमेंट से भी, शेयर होल्डर से भी।
अगर ऑडिटर शेयर होल्डर है, इंडिपेंडेंट नहीं है मेरे भाई, इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर ऑडिटर शेयर होल्डर है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो खुद उस पोजीशन में आ गया तो सही चेक करेगा क्या? नहीं, वो मिस स्टेटमेंट जिससे प्रॉफिट बढ़ता होगा, अगर वो शेयर होल्डर हुआ ना ऑडिटर, तो हर मिस स्टेटमेंट जिससे प्रॉफिट बढ़ता हो उसे क्या कहेगा? जाने दो ना। और जिस हाँ बिल्कुल फुड़काएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन 6। If wife of auditor is chief executive in company, is the auditor independent of that company? इंडिपेंडेंट नहीं है, पक्की बात है। हाँ, अब एग्जाम में आ गया इफ स्पाउस ऑफ ऑडिटर इज चीफ एग्जीक्यूटिव, तो स्टूडेंट कहने सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया है, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, आपने तो वाइफ वाला क्वेश्चन कराया, स्पाउस वाला तो कराया ही नहीं। भाई ये इंग्लिश का मसला है, ये ऑडिट का मसला नहीं, ये मेरी गलती थी क्या? ये इंग्लिश की गलती थी आपकी। तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट है क्या? नहीं इंडिपेंडेंट, नहीं इंडिपेंडेंट। An auditor gives statement or report to shareholder that financial statements do not give true and fair view. Financial statements do not give true and fair view. This type of report is called unmodified या modified? Modified, शाबाश, modified। ठीक है। और अगर ऑडिटर कहे कि सब कुछ ठीक है, फाइनेंशियल में गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, वो अनमोडिफाइड होती है भाई। अच्छा ये स्टूडेंट इनका कंसेप्ट ठीक है, ये स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ रीजन क्या, इन्होंने नॉट का वर्ड नहीं पढ़ा जल्दी जल्दी में, कंसेप्ट इनका ठीक है, नॉट का वर्ड नहीं पढ़ा, क्योंकि अगर नॉट का वर्ड हटा दें तो ये फिर अनमोडिफाइड बन जाती है, जल्दी जल्दी में हो जाता है, कोई मसला नहीं। 40 रुपए Does an auditor identify all misstatement in financial statement? Yes. नहीं तो ऑडिटर का तो काम ही है फाइनेंशियल में चेक करना, वो ऑडिटर इसीलिए तो आता है फाइनेंशियल चेक करने के लिए, तो वो सारी मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं करेगा क्या? मोस्ट करेगा। जो छोटी छोटी मिसस्टेटमेंट रह जाएगी इनको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, 350 का फ्रॉड नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो 7 लाख की ट्रांजैक्शन चेक कर रहा है। हाँ शाबाश, ऑडिटर ऑल ट्रांजैक्शंस ऑल मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई नहीं करता। क्या आपका टीचर आपको पास पेपर का हर क्वेश्चन, ओवरऑल बात कर रहा हूं, हर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने का रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, मोस्ट ऑफ द जिनसे सारे कंसेप्ट टेस्ट हो रहे हो, बाकी आपने खुद भी तो घर से प्रैक्टिस करने हैं ना, वो हमने इसलिए ये वाला क्वेश्चन कराना, ये रिपीट हो रहा है कंसेप्ट, ये स्टूडेंट को असाइनमेंट के तौर पे देंगे। असाइनमेंट से याद आया आपको, जो आज माइंड मैप मिला उसमें आपने नोट किया है, असाइनमेंट में दी हुई है। If auditor is also an employee of the company, is auditor independent of that company? Is auditor independent of that company? जो कंपनी का एम्प्लॉय हो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो नहीं, जाहिर है नहीं है। मॉडिफाइड रिपोर्ट देगा, उसे कहेगा टर्मिनेशन, भाग जाओ, हमारे एम्प्लॉय हो के हमारे खिलाफ बात करते हैं, मैनेजमेंट यही कहेगी ना, टर्मिनेशन लेटर दे देगी उसको। ठीक, नो, इंडिपेंडेंट नहीं है। ले जी, आखिरी क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी, अच्छा मैं रूल बता दूं, हमारे रूल बनाया हुआ है, प्रॉफिट का 5% मटेरियल होता है, 5% या उससे ज्यादा, प्रॉफिट का 5% से नीचे होना तो इमटेरियल होता है, ये रूल बताया आपको जल्दी जल्दी। प्रॉफिट 1 मिलियन है यानी 10 लाख है, पैटी कैश 100 रुपए से गड़बड़ है, क्या ये मटेरियल है? कैसे पता चला भला? 10 मिलियन का 5% कैलकुलेट किया आपने, आपको पता चला ये तो कम है। मटीरियलिटी का फार्मूला क्या है? 5%। ये लिख लीजिए, घर जाके लिख लीजिएगा, ये इमटेरियल है। लेकिन मटीरियलिटी कैलकुलेट करने के लिए तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, 5% ऑफ प्रॉफिट। तो ये तो ऑडिट का पेपर है, इसमें कैलकुलेटर यूज होता है?
ये तो ऑडिट का पेपर में, इसमें लिखत पढ़त होती है, रिटर्न फॉर्म में क्वेश्चन बिल्कुल करने होते हैं। कैलकुलेटर अपने सामने रखने, हो सकता है अगला क्वेश्चन भी कैलकुलेशन वाला आ जाए। चलें जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये ले क्वेश्चन 11, आखिरी क्वेश्चन। Profit of a company is rupees 1 million. There is understatement of bad debt by rupees 200,000. Is it material? कैसे पता चला मटेरियल है? हाँ, प्रॉफिट का 5%, 1 मिलियन का 5% कैलकुलेट किया, फिर देखा ये अमाउंट उससे कम है कि ज्यादा है। कम है तो इमटेरियल, ज्यादा है तो मटेरियल। तो ये इमटेरियल है कि मटेरियल? अच्छा, मटेरियलिटी लेवल कितना आया था? 50,000 था। ओ यस, मटेरियल। शाबाश इन सारे को, शाबाश शाबाश शाबाश। ये केस स्टडी में कैलकुलेशन यूज होनी है। अब आते हैं टॉपर्स की तरफ। एविडेंस के बगैर प्राइस नहीं मिलना, इसलिए जो नंबर सामने है ना 1 to 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या आगे पीछे ना होने दीजिएगा उसको। भाई प्राइस रेडी है? प्राइस शाबाश। उस कमरे में भी किसी को कैश दे के, हाइब्रिड वाले में भी अच्छे स्टूडेंट बैठे हुए हैं। एबीसी, शाबाश। एबीसी किधर है? एबीसी हाइब्रिड, एबीसी दिखाए भाई को, दीजिए फर्स्ट प्राइज, शाबाश। पहली पोजीशन एबीसी। सेकंड पोजीशन 129442, आज की हमारी क्लास के टॉपर ये 129442, शाबाश। सेकंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन 12274, शाबाश। फोर्थ पोजीशन 125179, शाबाश। फोर्थ पोजीशन। फिफ्थ पोजीशन अली भाई, अली भाई। ये तो हाइब्रिड में कोई प्राइस में नहीं है, हाइब्रिड प्लस नहीं, इंशाल्लाह कल उनमें से टॉपर्स होंगे जरूर। चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने माइंड मैप आपको दिया गया है, उससे याद कर लेना है। उसका जो इंटरनल कंट्रोल वाला पोर्शन है वो मैंने कल समझाना है, याद कर लीजिएगा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 को पढ़ लीजिएगा, याद माइंड मैप से करना है, पढ़ना लर्निंग 1 से। और रिटर्न प्रैक्टिस असाइनमेंट जरूर करनी, रिटर्न असाइनमेंट जरूर करनी है। बोलते जाए जाते जाए, असाइनमेंट जरूर करनी है, रिटर्न असाइनमेंट जरूर करनी। शाबाश शाबाश। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।